नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आपके सामने मैं हूं सपना सिंह। मेरे साथ आप देखेंगे पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। पुणे में एक सर्वे के दौरान 51% नागरिकों में देखने को मिली एंटीबॉडी, जबकि शहर की स्वास्थ्य प्रणाली कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही है। यह स्पष्ट हो गया है कि सर्वेक्षण किए गए 5 वार्डों में 51.5% लोग कोरोना से संक्रमित हो गए और उन्हें पता भी नहीं चला। यरौड़ा, कस्बा पेट, सोमवार पेट, रस्ता पेट, रविवार पेट, लोहिया नगर, कासेवाड़ी और पार्वती नवी पेट वार्डों में स्वस्थ नागरिकों के बीच सर्वेक्षण किया गया। उनमें से कस्बा पेट, सोमवार पेट में 36.1% और लोहिया नगर, कासेवाड़ी में 65.4% में कोरोना एंटीबॉडीज पाए गए हैं। सर्वेक्षण की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान द्वारा की गई थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट संभागीय आयुक्त सौरभ राव और डॉक्टर LS शशिधर ने सोमवार को की। यद्यपि 5 वार्डों में 51.5% आबादी में कोरोना एंटीबॉडी पाया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि नागरिकों के बीच प्रतिरक्षा का मतलब है या नहीं। 20 जुलाई से 5 अगस्त तक 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वस्थ गैर बीमारी नागरिकों से नमूने एकत्र किए गए थे। इससे यह निष्कर्ष सामने आए हैं। पांशद बांध में भी देखने को मिला 100% पानी का भंडारण। खड़कवासला बांध श्रृंखला परियोजना में 90% तक पानी संग्रहित किया गया था, जो सोमवार शाम तक शहर में पानी की आपूर्ति करता है। वर्तमान में मूठा नदी बेसिन से 9,416 क्यूसेक की दर से खड़कवासला बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि पांशेत बांध से खड़कवासला बांध तक 2,000 क्यूसेक की दर से पानी छोड़ा जा रहा है, यानी 88.97% पानी जमा हो गया है। बांधों के आसपास के इलाकों में 3 अगस्त से शुरू हुई बारिश अभी भी जारी है। परिणाम स्वरूप सोमवार शाम को खड़कवासला बांध और पांशेत बांध 100% भरे हुए थे। जल संसाधन विभाग ने कहा कि हालांकि बरसगांव बांध 85% भरा हुआ है और यदि बांध क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहती है तो बांध के मंगलवार तक पूरी क्षमता से भरे रहने की संभावना है। टेमघर बांध 68% भरा हुआ है। दिन के दौरान 32 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वर्तमान में सभी 4 बांधों के आसपास के क्षेत्रों में रात भारी बारिश हो रही है। जल संसाधन ने यह भी कहा कि अगर बारिश जारी रहती है तो अगले 2 दिनों में सभी 4 बांध पूरी क्षमता से भर जाएंगे। रिक्शा चालकों में यात्रियों को लेने के लिए देखने को मिला संघर्ष। तालाबंदी में ढील पड़ने के बाद भले ही रिक्शा का परिवहन शुरू हो गया है, लेकिन रिक्शा चालक यात्रियों को लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यात्री कोरोना से डर से रिक्शा में नहीं आ रहे हैं। उसी के एक भाग के रूप में रिक्शा पंचायत ने कर मुक्त रिक्शा पहल का आयोजन किया है। इस पहल के पहले चरण में लगभग 100 रिक्शा शुरू किए गए हैं। ये पहल हाल ही में डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने शुरू की थी। रिक्शा पंचायत के महासचिव नितिन पवार ने इस पहल के बारे में जानकारी दी। लॉकडाउन के बाद रिक्शा चालू कर दिया गया है। हालांकि वर्तमान समय में कुल रिक्शाओं में से 25 से 30% ही सड़क पर दौड़ते नजर आते हैं। सुबह सड़क पर चलने वाले रिक्शा वालों को दोपहर तक यात्री नहीं मिलते हैं। पवार ने कहा कि कोरोना मुक्त रिक्शा की योजना को कोरोना के बारे में लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए आगे लाया गया है। ड्राइवर के पास सीटों और अन्य वस्तुओं को अलग करने के लिए एक तरल पंप होगा, जबकि यात्री बैठे और उतर रहे हैं। रिक्शा चालक के पास व्यक्तिगत उपयोग के लिए एक कीटाणुनाशक प्रणाली होगी। रिक्शा चालक ने फेस मास्क पहनना होगा। इन रिक्शाओं को आसानी से पहचानने के लिए उन पर कोरोना फ्री रिक्शा शीर्षक वाला कैप्शन अंकित किया गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद पहली बार रेलवे चलाने जा रहा है फेस्टिवल रेलवे ट्रेन। लॉकडाउन के बाद पहली बार भारतीय रेल ने त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। यात्रियों की मांग पर पश्चिम रेलवे ने गणेश उत्सव के लिए 5 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। ये सभी ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र के लिए चलेंगी। बताया जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन का किराया भी अलग होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम रेलवे ने बांद्रा स्टेशन और मुंबई टर्मिनल से
सावंतवाड़ी रोड और कुडाल तक 5 स्पेशल ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी है। रेलवे ने बताया कि ये सभी ट्रेन तकरीबन 20 ट्रिप का सफर तय करेंगी। ट्रेन का किराया भी अलग होगा। पश्चिम रेलवे ने बताया कि अहमदाबाद कुडल साप्ताहिक ट्रेन 18 और 25 अगस्त को चलेगा, जबकि यही ट्रेन रिटर्न में 19 और 26 अगस्त को आएगी। इसके अलावा रत्नागिरी और सावंतवाड़ी के लिए भी ट्रेन चलाई जाएगी। रेलवे ने बताया कि इन मार्ग पर जो ट्रेन चलाई जाएंगी वो पूरी तरह रिजर्व होंगी। इन ट्रेनों में यात्रा करना और यात्रियों को स्पेशल किराया भी चुकाना होगा। इसके अलावा टिकट बुकिंग IRCTC की वेबसाइट पर किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर परीक्षा कराने का लिया गया निर्णय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने का फैसला छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया है। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ बातचीत के दौरान कहा, छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। यह इसलिए लिया गया है कि छात्रों के भविष्य में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन, ऑफलाइन या इन दोनों में मिश्रित माध्यम से परीक्षा संचालित कराने का विकल्प दिया गया है। मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करेगी। उन्होंने कहा, हमें 2035 तक सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50% करना होगा। यह एक बड़ा लक्ष्य है, जिसका मतलब है 3.5 करोड़ और छात्रों का नामांकन करना है। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राष्ट्र निर्माण की बुनियादी है। मैं आपसे यह योजना बनाने का अनुरोध करता हूं कि शोध को कैसे बेहतर किया जा सकता है। कोविड-19 के दौरान भी गोवा में होती रही रेव पार्टी, मंत्री ने किया खुलासा। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच गोवा के मंत्री और भाजपा विधायक माइकल ने कहा कि राज्य के तटीय इलाकों के निजी विला में रेव पार्टियां होती रहती हैं, जहां ड्रग्स का सेवन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले इसी तरह की पार्टी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था। मंत्री माइकल लोबो, जो तटीय कलंगुट निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, 15 अगस्त की रात वेगेटर में मारे गए छापे पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। लोबो ने कहा कि इस तरह की पार्टियां जन्मदिन उत्सव या किसी अन्य कार्यक्रम के नाम पर होती हैं, जहां ड्रग्स का सेवन किया जाता है। लोबो ने कहा कि गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट आम जनता के लिए बंद हैं, लेकिन जन्मदिन उत्सव या कुछ अन्य कार्यों के लिए महामारी के दौरान भी रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खतरे को रोकने के लिए और सख्ती करेगी। बता दें कि 15 अगस्त की रात एक विला में चल रही रेव पार्टी में 23 लोग गिरफ्तार किए गए थे। इनमें 3 विदेशी महिलाएं भी शामिल है। गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने उत्तरी गोवा में स्थित वेगेटर के एक विला में चल रहे रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया था और करीब 9 लाख रुपए का ड्रग्स भी बरामद किया गया था। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में बड़ी रफ्तार, जाने कब तक आएगी बाजार में। कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर गठित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने विभिन्न टीकों की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के लिए सोमवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला सहित प्रमुख घरेलू दवा विनिर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बीच खबर आ रही है कि मॉस्को में भारतीय दूतावास रूस के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संपर्क में है, जिसने दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन रजिस्टर करने का काम किया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि भारतीय मिशन वैक्सीन को लेकर रूस से अलग बातचीत का प्रयास कर रहा है। यह काम मॉस्को में भारतीय दूतावास कर रहा है। भारत इस वैक्सीन के सुरक्षित होने और प्रभावी होने से जुड़े डेटा का इंतजार कर रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की माने तो रूस इस महीने के अंत तक बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा और सितंबर तक यह आम लोगों की पहुंच में होगा। पहले रूस ने घोषणा की थी कि सितंबर में वैक्सीन का उत्पादन शुरू होगा और अक्टूबर में पूरे देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। सामान्य कोरोना वायरस से 10 गुना ज्यादा खतरनाक वायरस मिला मलेशिया में। मलेशिया में कोरोना वायरस के एक नए प्रकार का पता चला है। विशेषज्ञों की माने तो यह 10 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन के वुहान में पाए गए सबसे खतरनाक कोविड के प्रकार से भी ज्यादा घातक है यह वायरस। खबरों की माने तो यह वायरस सबसे पहले भारतीय मूल के एक रेस्टोरेंट मालिक में पाया गया, जिसे होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने के आरोप में मलेशियाई सरकार ने 5 महीने की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई थी। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने
D6140G प्रकार के वायरस का पता लगाया है। यह वायरस शिवागंगा कलेक्टर मलेशिया में खोजा गया है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए वहां के स्वास्थ्य महानिदेशक दातुक डॉक्टर नूर हिमाश अब्दुल्ला ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि D614G म्यूटेशन पहली बार जुलाई में पाया गया था। यह इतना खतरनाक है कि वैक्सीन पर चल रहे दुनिया भर में कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि इस पर कोई भी मौजूदा टीका अप्रभावी है। इसे वायरस का सुपर स्प्रेडर कहा जा सकता है। यह अन्य व्यक्तियों में 10 गुना अधिक स्पीड से संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अब तक विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य नियंत्रणों के प्रयास से नियंत्रण में है, लेकिन एक बार यदि यह वायरस का विस्फोट हुआ तो इसे फिर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। दूसरे देशों को भारत ने 3 महीने में बेचे 33,000 करोड़ के फार्मा प्रोडक्ट। क्या आपको पता है कि जब देश में कोरोना वायरस का पहला मरीज आया तब भारत में कितनी पीपीई किट बनती थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस समय तक देश में एक भी पीपीई किट नहीं बना पाता था, लेकिन अब हमारा देश पीपीई किट बनाने के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। चीन के बाद अब हमारे रोजाना 5 लाख पीपीई किट बन रही है। अब हम न सिर्फ पीपीई किट बना रहे हैं बल्कि इसको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में बेच भी रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जुलाई में अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई समेत 5 देशों को भारत ने 23 लाख पीपीई किट एक्सपोर्ट की है। सिर्फ पीपीई किट नहीं बल्कि हमने मास्क बनाने की भी कैपेसिटी भी बढ़ाई है। अब हम रोजाना 3 लाख से ज्यादा N95 मास्क बना रहे हैं। पहले भी बनाते थे लेकिन इतना नहीं जितना अब बनाने लगे हैं। सिर्फ पीपीई किट और मास्क तक ही नहीं बल्कि भारत ने फार्मा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स पर मौजूदा डेटा के मुताबिक अप्रैल से जून के बीच इन 3 महीनों में फार्मा प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में 1.41% की कमी आई है। पिछले साल अप्रैल से जून के बीच भारत ने दूसरे देशों से 4,172 करोड़ रुपए के फार्मा प्रोडक्ट इंपोर्ट किए थे, जबकि इस साल 3 महीनों में हमने 4,113 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट इंपोर्ट किए हैं। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल फार्मा प्रोडक्ट इंपोर्ट में 58 करोड़ रुपए की कमी आई है। चीन को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। लद्दाख सीमा पर चीन सेना का अड़ियल रवैया जारी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के पैंगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर अब भी फॉरवर्ड पोजीशन पर काबिज है और वादे के मुताबिक ड्रैगन डी एस्केलेशन से कोई संकेत नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में चीन को सबक सिखाने और उसकी हेकड़ी तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर एक और एक्शन लेने की योजना बना रही है। भारत का अर्थ व्यापार है, यह संदेश देने के लिए मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। इस मामले से परिचित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार शीर्ष चीन अध्ययन समूह ने सोमवार लद्दाख में जमीन पर चीनी सेना की कार्रवाई और तिब्बत के कब्जे वाले अक्साई चीन क्षेत्र में उसकी सेना मुद्रा पर चर्चा की। दरअसल CSG वह निकाय है जो चीन के साथ कार्रवाई पर देश की क्या रणनीति होगी इसकी सिफारिश करता है।